नमस्कार। वेलकम टू DICS। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि फिलहाल काफ़ी दिनों से इंडिया कनाडा चल रहा है G20 के टाइम से ही। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द करंट इशू। लेट अस सी कि वो इश्यू का रीज़न क्या है, खालिस्तान पूरी मूवमेंट क्या है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिया कनाडा के लिए आगे फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और इंडिया का जो करंट स्टांस है वो क्यों ऐसा है, और उसके पीछे हम पूरे इकोनॉमिक रिलेशंस को भी चेक करने का ट्राई करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अभी हमें देखना है कि करंट इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक जो खालिस्तान का जो टेररिस्ट हमने डिक्लेयर किया है उसकी क्या हुई है, किलिंग हुई है। अब वो किलिंग जो है, कनाडा का कहना ऐसा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और उसमें भारत का कोई ना कोई तरीके से हाथ है। अब उसके साथ क्या हुआ कि वो जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम अकेली स्टैंड आउट प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? तो प्रॉब्लम शुरू होती है 2022 से। 2022 के टाइम पे ये जब कनाडा के अंदर एक हुआ रेफरेंडम, खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हुआ। आप समझो कि कनाडा में रहने वाले लोग भारत के अंदर अलग पंजाब की मांग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ खालसा। तो वो हो रहे, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़े कुछ क्वेश्चंस राइज किए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों इनको बंद नहीं करते, क्योंकि इट इज समवेयर क्वेश्चन ऑन आर सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी के ऊपर जब ये क्वेश्चन है तो आप फिर उसको स्टॉप क्यों नहीं करते। और तीसरा क्या हुआ कि उसी दौरान पे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की हमारी वहां पे क्या हो रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार की जब एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी के टाइम पे उन्होंने इंदिरा गांधी असैसिनेशन का एक टैब्लू जो था वो वहां पे चलाया, और उसको क्या किया, ये जो इंदिरा गांधी जी पीएम, हमारे पीएम थे, उसकी असैसिनेशंस को ग्लोरीफाई किया। अब ये ग्लोरीफाई किया तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भारत में जनता थोड़ी एंग्री हो जाएगी, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन एंग्री हो जाएगा, एंड डेफिनेटली वी हैव डिस्प्लेड कि हम आपसे थोड़े कुछ संतुष्ट नहीं है। बट उससे कोई भी कनाडा में फर्क पड़ा नहीं। जस्टिन ट्रूडो की जो भी गवर्नमेंट है वो हमेशा प्रो खालिस्तानी रही है और इंडियंस को थोड़ा थोड़ा वो इग्नोर करना चालू कर दिया। अब सीन ऐसा हो रहा है कि किलिंग के बाद उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने सबसे पहले इंडियन हाई कमीशन के सीनियर ऑफिशियल को क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया, और सामने रिटालिएशन में हमने भी एक्सपेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियंस ने कनाडा के लिए वीजा को बंद कर दिया, और वहां पे कनाडा ने भी 2 दिन पहले रेसिप्रोकेट किया, 10 दिन के अंदर दूसरी एडवाइजरी जाहिर करी। क्या जाहिर करी कि अब कनाडा में भी इंडियंस का वीजा अलाउ नहीं करेंगे। तो वो एंट्री एग्जिट दोनों में अभी फिलहाल सस्पेंशन आ गया है। तो टेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई पे चल रहा है। तो इश्यूज जो है वो हमें कहां कहां पे देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले लेट अस सी कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या क्या होती है, फिर वी विल सी कि इंपैक्ट ऑन ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स क्या होगा, और वे फॉरवर्ड हमें क्या देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि ऐसे कोई भी जो स्टेट है वो सीजेशन नहीं कर सकता। मतलब कि स्टेट हमारा जो है वो यूनियन से टूट नहीं सकता, किसी के पास ऐसी सत्ता नहीं है कि वो यूनियन से टूट जाए, क्योंकि हम कोई एक स्टेट का फेडरेशन नहीं है, बट हम यूनियन बना हुआ, हम स्टेट का यूनियन है। हमारे वहां जितने भी स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो सारे क्या हुए, डिसॉल्व हुए हैं। हमारे वहां कोई एक अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, हमारे सारे स्टेट्स क्या हुए, डिसॉल्व हुए हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पंजाब का तो क्वेश्चन ही नहीं होता कि पंजाब इस तरह से अलग हो जाएगा। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में देखने जाए तो इंडिया कैन नॉट अलाउ एनी सेपरेट स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम अलाउ नहीं कर सकते और सोवरेनिटी के तौर पे भी हम ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकते। ये हमारा अभी फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन है। पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो फिर हमें देखने क्या मिलेगा कि पॉलिटिकल रिलेशंस जो अभी थोड़े कुछ स्ट्रेन हुए हैं उसका हिस्ट्री अभी पहले देखते हैं कि हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन कब चालू किए थे, 1947 में ही चालू कर दिए थे। अब इंडिया एंड कनाडा हैव लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल रिलेशन बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड प्लूरलिज्म। अब देखिए प्लूरलिज्म क्या दिखाती है, डाइवर्सिटी दिखाती है। कनाडा में अभी फिलहाल देखने जाए तो कनाडा में सिर्फ कैनेडियंस लोग नहीं है, उसमें अमेरिकन भी है, ब्रिटिश भी है, फ्रेंच लोग भी है और इंडियंस भी है। सो पंजाबी इज काइंड ऑफ अ थर्ड हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन कनाडा। तो ये क्या दिखाता है, प्लूरलिज्म दिखाता है, डाइवर्सिटी दिखाता है। तो इसी तरह से हमारे पॉलिटिकल रिलेशन चालू हुए थे। अब पॉलिटिकल रिलेशन चालू हुए उसके अंदर आप देखोगे कि हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके बहुत ही बड़ा क्या हुआ, अभी डेंट पड़ा है दोनों जगह पे। जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उसको पॉज कर दिया गया है,
हॉल्ट कर दिया गया है। अब हॉल्ट कहाँ से शुरू होता है उसकी थोड़ी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये 3 इंसिडेंट हुए, उसके साथ साथ G20 के टाइम पे जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ साइडलाइन बायलेटरल मीटिंग डिमांड करी थी और इंडिया ने उसको डिनाई किया। क्यों इंडिया ने डिनाई किया? कि आपने जब रेफरेंडम हुआ कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी एसेसिनेशन टैब्लू चलाया कुछ नहीं किया, तो फिर हम आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे? वो भी बात है ना कि हम इतना इंपॉर्टेंस आपको दे ही क्यों? इसलिए इंडिया ने उसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। तो ये हमारे पास अभी करंट सिचुएशन है। तो इससे सबसे पहले किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? ट्रेड पे पड़ेगा और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा। लेट अस सी कि ट्रेड के ऊपर सबसे पहले क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, फिर जियोपॉलिटिक्स देखते हैं। ट्रेड में अगर देखने जाए तो भारत और कनाडा के बीच में ये 6 मेन सेगमेंट है जहां पे हमारा क्या चल रहा है अभी फिलहाल? कोऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहला कोऑपरेशन किस में चल रहा है? एनर्जी पे चल रहा है, जिसमें हमारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन है। दूसरा किस में चल रहा है? साइंस टेक के अंदर चल रहा है, जिसमें अंदर आईसीटी आ जाएगा, हमारा स्पेस आ जाएगा। फिर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हम करते हैं। फिर उसके साथ साथ एजुकेशन आप देख सकते हैं जहां पे डायस्पोरा का बहुत बड़ा कनेक्शन है। फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी भी हमारे साथ की है। और उसके बाद अगर देखने जाए तो सिविल एविएशन के लिए भी क्या किया है हमने? कुछ ना कुछ अग्रीमेंट किए हैं। एक के बाद एक देखते हैं कि क्या क्या सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सप्लोर द न्यूक्लियर अग्रीमेंट। न्यूक्लियर अग्रीमेंट में क्या है कि कनाडा ने 2010 के बाद हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल देने का वादा किया है। तो वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल भी देंगे, न्यूक्लियर इक्विपमेंट भी देंगे एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी देंगे। क्या क्या देंगे? न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर इक्विपमेंट एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो कनाडा हमें प्रोवाइड करेगा। और वो किसके अंदर प्रोवाइड करेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या करती है? वो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर को प्रमोट करती है एंड इट डिस्करेजेस ऑल द यूज इन मिलिट्री पर्पसेस जो होते हैं उसको डिस्करेज करती है। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदे को अगर वेपन बनाना है तो वो वेपन बनाने में नहीं करे। अगर वेपन बनाने में किया तो वो आईएईए के गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। अब कनाडा जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वेबसाइट का कहना ऐसा है कि 1974 में जब ने हम फर्स्ट ब्लास्ट किया, तब वो फर्स्ट ब्लास्ट किस तरह से किया था हमने? कि कैनेडियन मेड रिएक्टर से जो हमें प्लूटोनियम मिला था, वो प्लूटोनियम की वजह से हमें जो भी मटेरियल मिला उससे हमने ब्लास्ट किया है। तो 1974 में कनाडा ने हमें जो प्रोवाइड किया था उससे हमने ब्लास्ट किया। तो उस वजह से थोड़े कुछ रिलेशन जो है वो बिगड़े थे। रिलेशन बिगड़ने के बाद अब आता है 2008। 2008 में क्या होता है? सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका होता है। उसके साथ साथ कनाडा का भी स्टांस कैसा होता है? थोड़ा कुछ वार्म स्टांस होना चालू हो जाता है और इंडिया के साथ जो भी बायलेटरल ट्रेड है वो सारे स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडिया के अंदर 2013 के बाद वो वापस ये मटेरियल वगैरह देने का स्टार्ट कर देते हैं। और इंडिया ने अभी क्या परचेज रखा है? कनाडा DU कैन डू करके जो रिएक्टर है वो हमने अभी फिलहाल परचेज करके रखा है। अब उसके साथ देखेंगे कि दूसरा की कंपोनेंट क्या आता है, तो हमारा स्पेस आता है या तो फिर साइंस एंड टेक आता है। अब साइंस एंड टेक और स्पेस के अंदर बात करें तो हमारी होती है सबसे पहले जॉइंट कमिटी मीटिंग। अब ये जो जॉइंट कमिटी मीटिंग होती है उनके साइंस डिपार्टमेंट और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के जो भी सेक्रेटरी रहते हैं वो मीटिंग करते हैं। किस किस मुद्दे पे मीटिंग करते हैं? एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ साइंस एंड रिलेटेड टेक, क्लीन टेक्नोलॉजी जिसको हम ग्रीन टेक भी कहते हैं, एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, मरीन एंड पोलर रिसर्च। क्योंकि आपको पता होगा कि कनाडा कौन से एरिया में रहता है, तो कनाडा जो है वो इट्स पार्ट ऑफ आर्कटिक सर्कल। कौन सा पार्ट है वो? आर्कटिक सर्कल का पार्ट है, मतलब कि नॉर्थ पोल के आर्कटिक काउंसिल उसका पार्ट है। अब आपको मुझे बताना है कि हमारे नॉर्थ पोल में आर्कटिक रिसर्च के लिए कौन से स्टेशंस है? कौन से स्टेशंस है आपको मुझे क्या बताना है? उसके नेम्स बताना है, स्टेशंस के नेम बताना है कि वो कैसे, क्योंकि क्या क्या नेम है। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। क्या क्या चीजें आ जाती है उसके अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम साइबर, फिजिकल स्पेस,
क्या कहते हैं इसको, साइबर फिजिकल स्पेस कहते हैं, और फिर मशीन लर्निंग आ जाती है, मतलब ऑटोमेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम ह्यूमन कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे एंड रिसर्चर मोबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। साथ साथ में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एंड 5G। फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस, ई कॉमर्स जैसी चीजों के लिए भी अभी हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। तो ये किसका कोऑपरेशन था, साइंस का कोऑपरेशन था। साइंस के बाद साइंस के अंदर ही एक दूसरा पॉइंट आता है, दैट इज स्पेस। तो स्पेस टेक में अभी हम क्या कर रहे हैं, तो स्पेस टेक के अंदर फिलहाल हमारे जो कमर्शियल आर्म है दैट इज अंतरिक्ष, वो अभी नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट कनाडा से ले आता है। अभी 2018 में आपको पता होगा कि हमने सर्टेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, उसमें कैनेडियन फर्स्ट लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट था। क्या था, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हमने हमारे स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। तो इंडिया और कनाडा स्पेस एजेंसी जो है उनका भी कोलैबोरेशन अभी चल रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई इंपैक्ट आएगी। फिर देखने जाए तो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा हमारी जो इंपोर्ट है वो क्या है, तो वी इंपोर्ट पल्सेस फ्रॉम द कनाडा। साथ साथ में हम फर्टिलाइजर को करते हैं, और फिर कनोला ऑयल जिसको हम कहते हैं सफेद सरसों का तेल, वो भी वहां से इंपोर्ट होता है। और फिलहाल इसके ऊपर लेंटिल सीड्स, क्या क्या क्या, लेंटिल सीड्स एंड कनोला जो ऑयल है उसके ऊपर फिलहाल इंडिया 30% ड्यूटी लगाता है। और इसी को चर्चा करने के लिए हमें क्या बनाया, हमने सेपा बनाया। सेपा क्या है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसकी शुरुआत कहां से हुई, 2010 से शुरुआत हुई, और अभी हम होने वाले थे फाइनलाइज। तो फाइनलाइज होने वाले थे, सो फाइनलाइज होने से पहले ही सेपा को अभी पॉज कर दिया गया। क्यों सेपा को पॉज कर दिया गया, इन रिसेंट इवेंट्स को ध्यान में रख के सेपा को अभी पॉज कर दिया गया है। फिर आपको पता होगा कि एजुकेशन में हमारा क्या मुद्दा है। एजुकेशन में सबसे पहले डायस्पोरा का कनेक्शन देखिए। कनाडा के पास पिछले 3-4-5 साल के इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा कनाडा जा रहे हैं। सारे इंडियन स्टूडेंट का मेन डेस्टिनेशन कौन सा बना हुआ है, कनाडा बना हुआ है। अब जब कनाडा इतना ज्यादा हुआ है, और इंडियन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इज देयर, नियरली 16 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी कनाडा में रिसाइड कर रहे हैं। सो कनाडा में इतना ज्यादा रिसाइड कर रहे हैं, तो 5 to 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन विल बी इंडियन इन अपकमिंग 5 to 6 ईयर्स। तो इतने ज्यादा अगर हम वहां पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है, तो दोनों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब वो कॉन्टैक्ट अगर बिगड़ेगा तो दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए तो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट भी हमने किया है कनाडा के साथ। हमने 1997 में DTAA अग्रीमेंट साइन किया था, ताकि क्या हो कि कनाडा की जो कंपनी है या इंडियन कंपनी अगर दोनों सॉइल में ऑपरेट करती है, तो दोनों जगह पे उसको टैक्स देना ना पड़े, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर सके। लोअर गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को हम प्रमोट कर सके। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिलेशन के ऊपर। अब दोनों कंट्री के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें ऐसा है कि 2022 में वी वर दी 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ कनाडा। 600 कंपनी से ज्यादा वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, और हमारी 1000 कंपनी जो है वो क्या कर रही है, दोनों जगह पे बिजनेस को परस्यू कर रही है। अब दोनों जो है वो सेपा के बारे में बात कर रहे थे, बट सेपा के ऊपर अभी क्या लग गया है, पॉज लग गया है। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के ऊपर पॉज लग गया है। उसके बाद हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे, बट अब वो अभी शायद अभी 1-2 साल के लिए पॉज में हो जाएगा। अब इंपोर्ट जो है इंडिया के साथ, इंपोर्ट टू इंडिया, इंडिया कितना इंपोर्ट कर रहा है, तो करीबन हम 5.5 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं वर्थ ऑफ गुड, एंड 6 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं वर्थ ऑफ सर्विस। और एक्सपोर्ट कितना है हमारा, तो 6.4 जितना एक्सपोर्ट है और 2.9 जितना ही सर्विस का एक्सपोर्ट है। तो कुल मिला के अगर देखने जाए तो ऐसा कहा जाता है कि मोटा मोटा जो गुड्स है वो हमारे 8 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं, या 8 बिलियन ट्रेड हो सकता है, बट अगर वो नहीं हो पाएगा, ऐसे पॉज हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी हम क्या इंपोर्ट करते हैं, फोसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट करते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉयलर्स जो है वो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज कनाडा वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट कंट्री टू प्रोवाइड अस द फिसल मटीरियल। अब वो अगर न्यूक्लियर मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे लिए एक ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि अब हम न्यूक्लियर मटेरियल और कहाँ कहाँ से लाएंगे। सो लेट अस सी कि कहाँ से आता है। अभी देखिए हम क्या क्या सीन है करंटली देखने जाए तो 76 मिलियन जितना सपोर्ट हमें कहाँ पे मिलता है,
प्रोजेक्ट्स में मिलता है, जो इंटरनेशनली कोई कोई जो बड़ी बड़ी एनजीओज वगैरह होती ना, वो यहाँ पे करते हैं। वो उसके अंदर इन्फेक्शियस डिसीज हो जाते हैं, न्यूट्रिशन हो जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, वो सारे प्रोजेक्ट में उनके करीबन $80 मिलियन जितने हर साल इन्वेस्ट होते ही होते हैं। अब इंडिया इंडो पैसिफिक के लिए भी उनका की पार्टनर है, क्योंकि अमेरिका अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध है। अमेरिका के साथ संबंध होने के साथ हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, एंड उसके अंदर कनाडा एक कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। करंट नेगोशिएशन किसके ऊपर चल रहे हैं? सेपा के ऊपर चल रहे हैं एंड फीपा के ऊपर चल रहा है। अब सेपा एंड फीपा जो है, माइट पॉसिबल कि वो अभी फिलहाल पॉज पे चले जाए। अब राइट नाउ हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ट्रेड को इतना ज़्यादा हर्ट ना हो और हमारी सोवरेनिटी उतनी ज़्यादा हर्ट ना हो, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। कनाडा की जो यहाँ पे एड आती थी, वो एड आती थी एक प्लान के हिसाब से जिसका नाम है कोलंबो प्लान। अब ये कोलंबो प्लान क्या था? तो श्रीलंका के अंदर मेजर बड़े बड़े जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सारे इकट्ठा हुए। वो इकट्ठा होने के बाद उन्होंने कहा कि हम साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को सारे जगह पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पैसे देंगे। और वो जो पैसे है ना, वो कब 1950 टू 1983 के साथ साथ 72 बिलियन जितने पैसे यहाँ पे फ्लो हुए हैं। अब उसमें से आप देखिए कि फिलहाल ये जो कोलंबो प्लान है उसकी मेंबरशिप कितने कंट्रीज की है? 28 कंट्रीज की है। और मेजर कौन से उस टाइम पे इकट्ठा होते हैं? यूके, कनाडा, लंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, वो लोग भी वहां पे हाजिर थे। तो उसके साथ इंडिया ने भी क्या करना चालू किया? कुछ एड एक्सेप्ट करना चालू कर दी, और फिलहाल वो जो एड है वो अभी हमने बंद कर दी है। ठीक है, एड पूरी बंद हो गई। अब एड क्यों बंद हो गई? क्योंकि हमारे डायनेमिक्स के अंदर चेंज आया, इसी वजह से एड को बंद कर देना पड़ा। सो लेट अस सी व्हाट वुड बी द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंडिया और कनाडा थिंग। अब इंडिया कनाडा के बीच में आप सभी को पता होगा कि दिक्कत कहां पे आ रही है? खालिस्तान के ऊपर आ रही है। अब खालिस्तान को लेके पूरा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? तो अभी फिलहाल इंडिया के लिए खालिस्तान कौन से प्रकार का थ्रेट लेके आ रहा है? सबसे पहले खालिस्तान जो है वो इंडिया के लिए एक इंटरनेशनल इमेज के रूप में प्रॉब्लम लेके आ रहा है। दूसरा, खालिस्तान इंटरनली हमारी जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी के ऊपर थ्रेट लेके आ रहा है, और फिर उसके साथ साथ एक कम्युनल टेंशन ले आ रहा है। अब आप सभी को पता होगा कि जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जब हमने भिंडरान वाले को मार गिरा, तो वो जो टेररिस्ट ऑपरेशन पूरा हुआ था, उसके बाद आफ्टर माथ में नियरली 7000 सिख बंधुओं की जान गई थी। अब इस तरह से अगेन अगर जो कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऐसा बाहर निकल के आता है, कम्युनल वायलेंस बाहर निकल के आ रहा है, तो आप समझिए कि दोनों तरफ से ये जान जा सकती है और बड़ा से एनार्की क्रिएट हो सकती है, एक पूरा पॉलिटिकल डीस्टेबिलिटी आ सकती है। तो क्या हमें ऐसी पॉलिटिकल डीस्टेबिलिटी अब लानी है दूसरी बार इंडिया में? बिल्कुल नहीं लानी है। नाउ इंडिया जो है वहां पे डाइवर्सिटी उसके लिए एक चैंपियन होनी चाहिए, डाइवर्सिटी एक लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो ये विविधता है वो हमारे लिए क्या होना चाहिए? एसेट होना चाहिए, और वो एसेट की तरह ही रहे। इसके लिए इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल इमेज भी हमारी खराब ना हो, हमारी सोवरेनिटी पे भी दाग ना हो, और कोई भी प्रकार का कम्युनल टेंशन इंडिया के अंदर तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों कम्युनल टेंशन में दिक्कत है? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है? K2 की पॉलिसी फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? K2 की पॉलिसी फॉलो करता है। जैसे कि वो क्या टारगेट कर रहा है? सबसे पहले टारगेट कर रहा है K फॉर कश्मीर, और दूसरा ट्राई कर रहा है K फॉर खालिस्तान। अब पाकिस्तान की जो ISI एजेंट है, ISI जो पूरी उनकी सर्विसेज है, वो ISI का टारगेट ही अभी K2 है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में हो उतना मैक्सिमम डिसरप्शन हम क्रिएट कर ले। और इंडिया में जितना मैक्सिमम डिसरप्शन क्रिएट करेंगे, दिक्कत तो हमें ही आने वाली है। हमारी इकोनॉमी में दिक्कत होगी, हमारी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होनी चालू हो जाएगी, हमारे कम्युनल टेंशन हो जाएंगे, हमारे लोग जो है वो आपस में कहीं ना कहीं भेदभाव या वैर रखना चालू कर देंगे। और ये जो चीज है वो हमारे लिए एक इमेज के तौर पे, एक इंडिया एज अ कंट्री के तौर पे डीमीनिंग हो सकती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी केयरफुल। हमें कहां पे केयरफुल रहने की जरूरत है कि इंडिया पे आने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं वो किस तरह के फ्रंट के थ्रेट है, वहां पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब उसके लिए कौन से जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आ सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे जियोपॉलिटिकल में सबसे पहले आपको देखना है 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क। क्या है 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क? ये उन 5 देशों का नेटवर्क है जो इंग्लिश स्पीकिंग है। क्या है वो? इंग्लिश स्पीकिंग है। इसमें सबसे पहले कौन आ जाता है? ऑब्वियसली यूएसए। दूसरा कौन आ जाता है? ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम। तीसरा कौन आ जाता है? ऑब्वियसली कनाडा।
चौथा कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा कौन आएगा? न्यूजीलैंड। ये पांचों का मिलके एक सर्वेलेंस उन्होंने क्रिएट किया है, उसको वो कहते हैं काउंटर इंटेलिजेंसी नेटवर्क। क्या कहते हैं? काउंटर इंटेलिजेंसी नेटवर्क। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो रॉ है वो यहाँ पे कुछ काम करेगा, अब इजराइल का मोसाद है वो कुछ काम करेगा, तो उनके काम को सक्सेस ना होने दे और अमेरिकन और उसकी सारी ये पांचों पांचों कंट्री की जो अपनी इंटीग्रिटी है, अपनी सोवेर्निटी है, उसके ऊपर कोई भी आंच ना आए, उनकी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी आंच ना आए, तो वो काम करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क पे है। अब वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कनाडा को जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कहां से मिली है? ये 5i इंटेलिजेंस से ही इंफॉर्मेशन मिली है कि समवेयर इंडियन गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद द किलिंग ऑफ दिस निज्जर। अब वो निज्जर के किलिंग के अंदर है, तो मतलब क्या हुआ कि पांचों के पास कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी। अगर पांचों के पास इंफॉर्मेशन होगी तो फिर ये सबसे पहली इंप्लीकेशन आएगी G20 के ऊपर। आपको पता होगा कि G20 में हमने कनाडा से क्या नहीं किया? 2 डेज कनाडा ने जो मांगे थे साइडलाइन मीटिंग के लिए, तो साइडलाइन मीटिंग इंडिया ने अलाउ करी नहीं है। तो कनाडा वैसे ही फ्यूरियस है कि उनका जो ट्रेड है वो रुक रहा है। सेपा जो है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो सेपा आगे बढ़ नहीं रहा है, तो कनाडा को वो दिक्कत है। और साथ साथ में दूसरी क्या चीज है कि कनाडा इज अ मेंबर ऑफ G7, अमेरिका इज अ मेंबर ऑफ G7, यूनाइटेड किंगडम इज अ मेंबर ऑफ G7। तो G7 लोग आज जो पूरी इकोनॉमी को, मेजर इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो वो भी इंडिया के सामने रोड ब्लॉक बन सकते हैं। फिर इंडिया जो है उसका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट कहां पे है? इंडो पैसिफिक पे। हमारी लोकेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, यहां पे क्या है? पूरा पैसिफिक। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक के ग्रुप में ही इंडिया यहां पे है और कनाडा यहां पे है, दूसरा यूएसए यहां पे है और ऑस्ट्रेलिया यहां पे है। तो ये भी सारे क्या है कि वो लोग इंडो पैसिफिक को पीसफुल बनाना चाह रहे हैं, एंड देन दिस इज हाउ दे आर काउंटरिंग चाइना। If they want to counter China, then there should be peace amongst the stakeholder. अब वहां पे इंडिया और कनाडा के बीच में पीस नहीं है, तो हम चाइना से कैसे काउंटर कर पाएंगे? यस और नो? और यही जो 5i है, 5i में क्या है? अमेरिका भी एक पार्ट है, और राइट नाउ अमेरिका इज बिल्डिंग कॉड विथ इंडिया। अब जब इंडिया के साथ कॉर्ड बिल्टअप कर रहा है और अमेरिका को ऐसा हो जाए कि भाई इंडिया की ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है स्टिल नॉट प्रूवन, और इंडिया उसको रिफ्यूट कर रहा है, इंडिया ने इंटरनली भी रिफ्यूट किया है और आउटसाइड जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे भी रिफ्यूट कर दिया है। सो दैट्स वेयर द गेम बिगिंस कि अमेरिका का अब फ्यूचरिस्टिक स्टांस क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टांस ऑफ अमेरिका फॉर द इंडिया अगेंस्ट चाइना? Because for the America, India is not at all enemy. India is absolutely better ally. India is a defense ally. क्योंकि हमने 3-4 बड़े-बड़े एग्रीमेंट कर लिए डिफेंस के। India is a consumer as well as the biggest exporter for America. So that's where America's interest much more lies with the India. But now we have to see that how it will play the role in countering the China in Indo-Pacific. Because what we need peaceful Indo-Pacific. और पीसफुल इंडो पैसिफिक के लिए चाइना को काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि चाइनीज जो अग्रेशन इंडो पैसिफिक में हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए तो अमेरिका ने ये किया कि अपने मिलके, जापान मिलके, ऑस्ट्रेलिया मिलके और अमेरिका चारों साथ में मिलके क्या बनाएंगे? कॉड बनाएंगे। सो वो चीज है। तो वहां पे जियो पॉलिटिक्स अब अपकमिंग टाइम में किस तरह से प्ले करता है वो हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। सो अब पॉइंट आता है कि इंडिया के लिए क्या करने की जरूरत है। नाउ इंडिया को 2 फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। एक आता है इंटरनेशनल फ्रंट और दूसरा आता है नेशनल फ्रंट। इंटरनेशनल फ्रंट पे इंडिया को क्या करने की जरूरत है? तो सबसे पहले जितने भी हमारे अलाइज नेशंस हैं उन सभी को इन्फॉर्म करो, उन सभी को हमें वाकिफ करना पड़ेगा कि दिस इज द क्रेडिबल एविडेंस। और जो भी कनाडा कह रहा है वो सिर्फ गूगल सर्च के हिसाब से कह रहा है, उनके ग्रजेस की वजह से कह रहा है, कोई उस बात पे तथ्य नहीं है। तो पहले तो हमें हमारे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा सारे एलाइज को। उसके अंदर यूके भी एक एलाई है, यूएसए भी एक एलाई है। वैसे जो मेजर पावर्स है अक्रॉस द यूरोप उसको अपने क्या लेना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब वहां पे देखिए कि फ्रांस का भी इंडिया के लिए कैसा आउटलुक है? पॉजिटिव आउटलुक है। तो फ्रांस के दम पे, जर्मनी के दम पे भी वी कैन डू दिस। फिर उसके बाद क्या है कि इंटरपोल एंड यूएनएससी में आपको पता होगा कि 5 एक परमानेंट मेंबर रहते हैं प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो ऐसी ये 15 लोगों की जो बॉडी होती है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है, वहां पे हमें क्रेडिबल एविडेंसेस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहेगी। प्लस इंटरपोल को अच्छे से हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और अभी फिलहाल कल के ही न्यूज में था कि हमने इंटरपोल ने
किसी एक टेररिस्ट के, खालिस्तानी टेररिस्ट को रेड कॉर्नर नोटिस दी है। तो रेड कॉर्नर नोटिस से क्या होगा कि सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनको पता चलेगा कि ही इज इन अ हिट लिस्ट। अब हिट लिस्ट में होगा तो कोई भी नेशन उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, बट उसको क्या होगा, अरेस्ट होगा, और अरेस्ट होगा, उसकी पूछताछ हो जाएगी, इंफॉर्मेशन निकलेगी, इंक्वायरी बिठाएगी, और इंडिया के खिलाफ जो भी जहां पे भी एलिमेंट काम कर रहे हैं तो वो सारे हम उसको काउंटर कर पाएंगे। साथ में अब हमें हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्मार्ट और एक्यूरेट करना पड़ेगा अक्रॉस द नेशंस। तो वहां पे हमारे फॉरेन सर्वेंट का भी काम आता है, हमारी रॉ का भी काम आता है, और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करने के लिए ईडी वगैरह जो है उसका भी रोल आ जाता है, कि ताकि कुछ भी करके हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर कुछ भी आ रहा है तो उसमें ऐसे कोई भी एलिमेंट का ना हो जिससे इंडिया के अंदर कोई भी प्रकार की डीस्टेबिलिटी क्रिएट हो सके। नाउ उसके बाद हम हमारे स्टेट में क्या कर सकते हैं, हमारे नेशन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पंजाब को सिक्योर करना पड़ेगा, इंटर स्टेट रिलेशन हमें बहुत ही बढ़िया करने पड़ेंगे। यूनियन और पंजाब, उन दोनों के रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज पंजाब कहां पे है, पंजाब कहां पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे। और सभी को पता होगा कि गुरदासपुर का जो अटैक हुआ था उसमें सीधा सीधा कहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, पंजाब से इन्फिल्ट्रेशन, मतलब पंजाब बॉर्डर जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। तो गुरदासपुर जैसा अटैक दूसरी बार ना हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई पाकिस्तान है, कल को कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब आपको एक फन फैक्ट मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान एंड कनाडा, पाक एंड कनाडा, दे बोथ आर ओनली कंट्रीज जिन्होंने बाय पॉलिटिकल लीगल मींस इंडिया को ब्लेम किया है फॉर द एनी एक्सटर्नल एक्टिविटीज। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और कनाडा ही ऐसे देश है कि जिन्होंने भारत को ब्लेम किया है ऑफिशियली। बाकी तो हर एक चीज चलती रहती न्यूज़पेपर में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं पे न्यूज़पेपर में बातें चलेगी, पूरे यूरोप में कहीं पे बातें चलेगी, बट इन अ पार्लियामेंट, इन ऑफिशियल कैपेसिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और कनाडा ने ही ऐसा किया है। पाकिस्तान अलकायदा के टेररिस्ट रखता है, पाकिस्तान तालिबान के टेररिस्ट रखता है, इंडियन मुजाहिदीन की टेररिस्ट रखेगा, अलकायदा का रखेगा, और सामने कनाडा किसका रख रहा है, खालिस्तान का कर रहा है। तो आज देखिए कि ये पाकिस्तान और कनाडा दोनों एक जैसे हो गए। फर्क कितना है, सिर्फ इनके पास थोड़े कुछ पैसे ज्यादा है तो इनको ऐसे कटोरे लेके कहीं जाना नहीं पड़ रहा। सो कनाडा वहां पे क्या है, थोड़ा अमीर जैसा है, बट हमारे लिए तो क्या है, दोनों दोनों एक ही जैसे हो गए। सो ये बात देखने की जरूरत है। अब यहां पे हमें पंजाब को सिक्योर करेंगे। पंजाब को क्यों सिक्योर करना है, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी सर्टेन प्रॉब्लम चल रहा है, और वो क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ड्रग्स की तस्करी का प्रॉब्लम चल रहा है। सो ड्रग्स की तस्करी हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले ही जैसे मैंने बताया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमें क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ISI जो है वो कौन सा फॉर्मूले पे काम कर रही है, K2 फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही है। और साथ में लास्ट, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो भी सिख समुदाय के लीडर्स है, वो सिख समुदाय के लीडर्स सारे जो यूथ है उसको कह सके कि भाई जो भी आप कर रहे हो वो कनाडा में बैठ के कर रहे हो, वो एक्टिविटी गलत है, वो एक्टिविटी हमारे सिख धर्म के खिलाफ है, वो एक्टिविटी इंडियननेस के खिलाफ है। सो हमारी मदरलैंड से तो हम बेट्रेयल नहीं कर सकते। तो वो करने की सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है, सिख लीडर्स जो है, इंडियन लीडर्स जो है, इंडियन पॉलिटिशियंस है, MLA MPs है, उन सभी को साथ मिलके ये काम करना पड़ेगा, ताकि दूसरी बार हमारे पास कोई भिंडराने वाले ना आ जाए। ठीक है, तो वो उस बात को हमें ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, सो दैट सिख जो है वो और ज्यादा सेंसिटिव हो, और साथ साथ में हमें दूसरे ऑल धर्म के जो यूथ है उसको भी हमें कंसेंट में लेना पड़ेगा, उसको भी हमें हैप्पी रखना पड़ेगा, ताकि वो कोई बयानबाजी ना कर दे सिख के खिलाफ। पूरे एक दो एलिमेंट की वजह से हम पूरे सिख धर्म को एक ही लाइन में नहीं रख सकते, समझे ना। सिख धर्म की वजह से या सिख लोगों की वजह से आपको पता होगा कि हमने कितने वॉर्स जीते हैं। उनकी वजह से आज हमारी आर्मी जिस लेवल पे पहुंची, वो आर्मी उस लेवल पे है। KPS गिल का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने पूरे 84 से लेके 86 तक शांति को बनाए रखा। सो दैट काइंड ऑफ अ पीपल वी हैव, जो सिख समुदाय से है, और उसमें से ये पन्नू जैसे लोग हैं, निज्जर जैसे लोग हैं, जो पूरे समुदाय को खराब करने के बारे में बात कर रहे हैं। सो उनको रहना है कनाडा में, बातें करनी है भारत की आज़ादी में। अब ऐसे तो कैसे हो पाएगा, यहाँ पे आके बात करो, पता कर, अमित शाह जी देख लेंगे आपको भी। ठीक है, तो ये था इंडिया, कनाडा और खालिस्तान का मुद्दा। आई होप ये मुद्दे में जो हमारा UPSC लेवल होता है
या जीपीएससी इंग्लिश का लेवल होता है, उसमें हमने पूरी पूरी चीज़ें कवर करी। अब आपको इसमें इंटरव्यू के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप कवर कर सकते हो, आईआर के बारे में कोई प्रश्न आता है वो भी कवर कर सकते हो। हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के बारे में कोई प्रश्न आएगा तो यहाँ से आपको इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं मिला होगा, नेशन स्टेट वगैरह कुछ पता नहीं चला होगा। सो दैट्स इट। बट जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हमारी चाहिए, नॉर्मल अवेयरनेस चाहिए, वो हमने यहाँ से प्रोवाइड करने का ट्राई किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो आपको एडिक्वेटली एक प्रॉपर क्रेडिबल लग रहा है। एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द कमेंट्स, ओपन फॉर द सजेशन। सो प्लीज बी एक्टिव, शेयर एज मच एज पॉसिबल। विल कीप ब्रिंगिंग सच कंटेंट टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।